नमस्कार, न्यूज़ 18 विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूँ आनंद नरसिम्हन और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी नमस्ते। नमस्ते। आज चर्चा का विषय ये है कि पिछले 8 साल हमारे कैसे बीते, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इससे पहले कि हम इसका विश्लेषण करें, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि 10 में से आप 8 साल को कितने नंबर देंगे और क्यों? देखिए यह रैंकिंग नंबर्स ये सारे के सारे जो मुद्दे आप ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी के साथ जब वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए जब वो मुख्यमंत्री बने तब से चले आ रहे हैं और आप ध्यान रखिए कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में आज ही के दिन तो उसके बाद से हर साल उनके सरकार की जो है विवेचना होती रही आकलन होता रहा कि आखिर कैसी रही है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कैसी है देखिए इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि पिछले 8 वर्षों में मोदी का अगर राजनीतिक कद देखें, चाहे डोमेस्टिक लेवल पर या फिर ग्लोबली, वह लगातार बढ़ा है और मुझे लगता है कि वह सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी जो उपलब्धियां है उसकी कितनी बड़ी रही है या वो कितना सक्सेसफुल रहा है। अभी आपने देखा जो तस्वीरें हमने टोक्यो में देखी क्वाड समिट के दौरान, भारत का प्रधानमंत्री एक तरह से जो है लीड कर रहा हो और उसकी डिप्लोमेसी का आलम ये हो कि आज जब यूक्रेन क्राइसिस चल रही हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, वह जो है भारत से मध्यस्थता की बात करता हो। यूरोपियन यूनियन जो सो भारत की तरफ देखता हो। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर आप देखिए किसी भी आम आदमी से बात कर लीजिए देश के किसी भी हिस्से में, वह जो है मोदी से जिस तरीके से उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ और उसको लगता है कि हर मुश्किल आसान हो जाएगी मोदी के रहते हुए। मुझे लगता है कि वह सबसे बड़ी चीज़ है, वह ट्रस्ट हासिल करना या अपने को उस लेवल पर लेकर जाना कि लोग आपके प्रति इतना भरोसा कर सकें। मुझे लगता है पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसको आप 10 में से 10 देना चाहें, यह आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है क्योंकि बहुत से लोग अगर आप देखें जो मोदी की कार्यपद्धति जिसको क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं, उनको लगता है कि यह आलोचना करने की कुछ नहीं है। चाहे आप आम आदमी के जो वेलफेयर स्कीम्स की बात हो, चाहे जो है आपका डिफेंस का मसला हो, चाहे आपकी इकोनॉमी की बात हो, चाहे आपके फॉरेन अफेयर्स हों, ये जितने भी ब्रॉड पैरामीटर्स अगर हम कहते हैं जो गवर्नेंस के, यहाँ तक कि आप लेजिस्लेशन की बात कर लीजिए। जो सरकारों का काम होता है कि भई बिल जो है सदन में जो है पेश हो, वो पास हो, लेजिस्लेशन वर्क बड़ी तादाद में हो। आप देखिए पिछले 8 वर्षों में कितने नए कायदे कानून बने हैं, कितने बिल पास हुए। यह अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लोकसभा का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, राज्यसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए। हमने वो दौर भी देखा कि राज्यसभा में कोई काम ही नहीं होता था। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 8 वर्षों में, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन 8 साल पहले हुई 26 मई के दिन, तो वह जो है, जो उनकी अचीवमेंट्स रही हैं, वो इस लेवल की रही हैं और इतनी लगातार रही हैं कि मुझे लगता है कि ट्रस्ट उनके प्रति जो बढ़ा है, वो उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन है और चुनावी जीत तो है ही। आप देखिए आज़ाद भारत के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने दम पर लगातार 2-2 बार और वो भी मैसिव मैंडेट के साथ। आप देखिए कांग्रेस ने 1952 के चुनाव में ये हासिल किया हो या फिर उसके बाद के चुनाव में हासिल किया हो, और समझ में आ सकता है कि उस समय जो है इस देश में कांग्रेस के अलावा कोई भी दूसरा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। कांग्रेस के पास लीगेसी थी फ्रीडम मूवमेंट की, लेकिन बीजेपी एज़ ए पार्टी जो पार्टी 1980 में स्थापित हुई जो कि 84 में 2 सीटों पर सीमित हो गई थी और जो अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जब सरकार भी आई 3-3 दफा, तो एक बार 13 दिन, 13 महीने और उसके बाद से 5 साल और 5 साल के बाद से सरकार और उसके बाद से यूपीए के 10 साल के बाद से मैसिव मैंडेट के साथ अपने दम पर अगर सरकार 2-2 बार बनाती हो, तो मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस है ज़ाहिर है 2014 की जो जीत मिली, उन्होंने बताओ मुख्यमंत्री जो पौने 13 साल काम किए थे, उसके एवज़ में वो उनको जीत मिली थी। लोगों ने उनको भरोसा दिखाया था कि हाँ भाई, उनका जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो उनका गुजरात मॉडल कहा जाता था उनकी गवर्नेंस का, वह जो है सो नेशनल लेवल पर रेप्लिकेट था। उन्होंने वो ज़ाहिर किया और इसीलिए जो है परफॉर्मेंस फिर से मैसिव मैंडेट उनको मिला। अदरवाइज़ हम लोग तो कोalition पॉलिटिक्स के आदी हो चुके थे, जहाँ पर कि छोटी हुँ। पार्टियाँ जो हैं, वो लगातार बड़ी पार्टियों को दबाती थी, सरकारें डिसिसिव नहीं हो पाती थी, प्रधानमंत्री खुद ही मुसीबत में हमेशा पड़ा रहता था। तो उसके मुकाबले तो मुझे लगता है कि 8 वर्षों का सबसे बड़ा असर ये है कि देश में एक डिसिसिव गवर्नमेंट है।
जो परफॉर्म कर रही है और जो चीज पूरी दुनिया नोटिस ले रही है, और भारत वर्ल्ड स्टेज पर आप कहाँ है, ये बात सच्ची नहीं बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात जो है कहीं न कहीं घर कर गई है और ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई आराम कर सकता है। सम आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये नहीं समझते हैं ब्रजेश जी कि बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कहते थे और क काम करते थे, बहुत कर्मठ व्यक्ति थे। पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जब आपसे एक 130 करोड़ लोग जनता की उम्मीद ये है कि ठीक मोदी करेगा और मोदी है तो ये काम हो जाएगा, तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति विशेष पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी इंडिया जैसे एक ढांचे को, संघीय ढांचे को चलाने के लिए कितनी उनको मेहनत करनी पड़ रही होगी और कितना काम करना पड़ेगा और उनके साथ जो टीम लगी हुई है उनको भी कितना काम करना पड़ेगा। मैं आपको इससे पहले कि आगे बढ़े एक छोटी सी बात बताऊं कि कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी जो सरकार में काम कर रहे हैं और वो ब्यूरोक्रेट हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे आप लोगों की शिफ्ट लगती है वैसे हमारी शिफ्ट लगती है और जैसे आप लोगों का कोई ओवर टाइम का कोई सिलसिला नहीं होता और कोई भी कब आ रहे हो कब जा रहे हो कोई सिलसिला नहीं होता, हमारा भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। एक ये वक्त है आज 2022 में और एक वक्त था 2012 में जब मुझे कहा जाता था कि अगर आपको मिलने आना है तो 11 बजे के बाद आइए और फिर 5 बजे के बाद मत आइए क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे। तो अब जो है ये है कि आप सुबह 8 बजे 9 बजे पहुंच जाइए वो तैयार हैं, रात को 9 बजे पहुंच जाइए तैयार हैं। प्रधानमंत्री उस दिन की बात है कि पार्लियामेंट में सारे एमपी 7 बजे निकल गए, प्रधानमंत्री का साइन आउट 10:30 बजे रात को हुआ, बतौर एमपी अपना काम निपटा कर। तो ये एक 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 चीज एक वो कहते हैं ना वर्क कल्चर जो है वो बदल गया है और जब लोग काम करने लगते हैं और आपको ये इंडिकेशन दिया जाता है कि आप यहाँ काम करने आए हैं तो उस काम का कहीं ना कहीं असर तो दिखेगा ग्राउंड पर। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10? देखिए, मुझे लगता है कि अगर पिछले 8 साल को मैं इवैल्यूएट करूँ, तो कोई भी सेक्टर हम्म, ऐसा नहीं है जिसमें कि मुझे लगता है कि एज़ अ जर्नलिस्ट मेरी नाराज़गी है। आज आप मान हम्म, लीजिए इन्फ्लेशन की बातें की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए इंडियन इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भारत खुद हम्म, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ग्लोबल क्राइसिस है, यूक्रेन की जो क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और आज की दुनिया जो कि ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड है, कोई भी दुनिया का देश जो है, वह अपने को सेक्लूडेड नहीं कर सकता। और अगर आप इंडेक्स की बात कर लें, कल ही मेरी शेयर बाजार के किसी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप इंडियन सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, जरा देखिए तो नास्डाक जो है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा इंडेक्स है, सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है, वो किस तरीके से चटका हुआ है, उसकी तुलना में तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो मुझे हम्म, लगता है कि इस सरकार का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। और आपने अभी थोड़ी देर पहले वर्क कल्चर की बात की कि जी, नरेंद्र मोदी ने कैसे आकर राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर पर यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर वर्क कल्चर को बदला है। पहले बातें क्या होती थी, जो आपने भी कहा कि बाबू लोग आराम से 11 बजे आते थे, 4-5 बजे निकल जाते थे, और ज्यादातर जो चर्चा जो होती थी ये कि भाई आप वीकेंड पे गोल्फ खेल रहे हैं या नॉर्मल डेज में खेल रहे हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी के आने के बाद से सबसे बड़ा दिल्ली में जो बदलाव आया, वो तो गोल्फ क्लब में बाबुओं का दिखना ही ऑलमोस्ट बंद हो गया। अगर कोई जाता भी जी, स्कोर करके जाता कि मैं अपना सारा काम पूरा करके जाऊं। दूसरी बात आप देखिए, नरेंद्र मोदी खुद इतने डिमांडिंग है और खुद इतनी मेहनत करते हैं, ये जाहिर है अगर लीडर खुद मेहनत कर रहा हो तो फॉलोअर जो है, चाहे वह जो साथी नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनके लिए जो है एक तरह से मोरल ऑब्लिगेशन हो जाता है कि जी, आप करेंगे ही करेंगे। और आप देखिए ना, अभी जापान से प्रधानमंत्री लौट के आए और लौट कर आए और सीधे कैबिनेट की मीटिंग। और ये कोई जी, अकेली घटना नहीं है। पिछले 8 वर्षों का अगर हम देखें, मोदी के तमाम फॉरेन टूर्स देखें, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो रातों-रात फ्लाइट से लंबी 6-6 8-8 घंटे की यात्रा करके दूसरे देश में पहुँचते हैं, वहाँ अर्ली मॉर्निंग से काम शुरू करते हैं। फिर वहाँ से काम खत्म होते ही रात में ही लौट लेते हैं। कई बार हुआ कि 4 दिनों में 3 देशों की यात्रा हो गई। और मैं आपको आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। नेपिडो में हम लोग थे, आसियान हम्म, की मीटिंग थी, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के शुरुआती वर्ष में। जी, और उस समय सैयद अकबरुद्दीन जो थे, वह जॉइंट सेक्रेटरी होते थे एक्सपी डिवीजन के, यानी वो डिवीजन जी, जो कि एक्सपर्ट पब्लिसिटी का कामकाज देखता है, यानी एमईए का एक तरह से कह सकते हैं, जो स्पोक्स पर्सन विंग जो है, और एमईए के डेजिग्नेटेड प्रवक्ता भी वही हुआ करते थे, बड़े सेलिब्रेटेड थे। उसके बाद से आपने देखा उन्हें कैसी बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई। मुझे याद है कि नेपिडो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का पहला दिन था, और
फिर हम लोग शाम के समय ऐसी ऑफिशियल ब्रीफिंग वगैरह जब सारी की सारी खत्म हो गई थी, तो एक रिसॉर्ट में हम लोग ऐसे ही टहल रहे थे, वो भी उसी जगह रुके हुए थे, मैं भी वहीं रुका हुआ था। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि ये बताइए कि आपने प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को भी सर्व किया है और प्रधानमंत्री के तौर पर अब नरेंद्र मोदी को भी सर्व कर रहे हैं। आप दोनों के बीच क्या डिफरेंस पाते हैं? दोनों की फंक्शनिंग। सैयद अकबरुद्दीन, आप इमेजिन करिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात से दिल्ली आए थे और एक तरह से जो जिस इमेज के साथ आए थे, जो खासतौर पर उनके क्रिटिक थे, हर कोई यही कह रहा था कि भाई या तो हिंदुत्व के बूते जो है पूरे मोबिलाइजेशन के जरिए जो है सबसे बड़े फेस के तौर पर आए हैं, और उसमें आप सोचिए सैयद अकबरुद्दीन उनके प्रवक्ता, ग्लोबल प्रवक्ता एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी एक्सपी के तौर पर। तो लेकिन मोदी ने किस तरीके से सैयद अकबरुद्दीन को सहेज कर रखा, जो मुझे लगता है कि इंडियन डिप्लोमेट्स के करियर में जो कुछ बड़ी अहम पोस्टिंग्स हो सकती हैं, उनमें जो है सैयद अकबरुद्दीन रहे, यहाँ तक कि हमारे प्रतिनिधि यूएन एम्बेसडर भी थे। जी। तो आप ध्यान रखिए कि जब अकबरुद्दीन से मैंने वो सवाल पूछा था और वो मोदी के शुरुआती दिन थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले होता ये था कि हम लोग प्रधानमंत्री को लेकर जब विदेश दौरे पर जाते थे और जाहिर है जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो कह रहे थे तो मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि लंबा समय उनका मनमोहन सिंह के साथ बिता था। तो हम लोग जो है दिन में जो है पूरे आप कह सकते हैं कि 24 घंटे में हमारी 4-5 एंगेजमेंट्स हुआ करती थी। 1-2 सुबह के समय हो जाती थी, 1-2 दोपहर में हो जाती थी और 1-2 शाम में हो जाती थी। कुल जमा 4-5 होती थी, बाकी टाइम जो है आप आराम से घूम सकते थे, आप तफरी मार सकते थे। यही हाल अधिकारियों का भी होता था, यही हाल पत्रकारों का भी होता था। उन्होंने कहा कि आप उसके मुकाबले आप देख लीजिए कि आज प्रधानमंत्री जो है नेपिटो में रहे। सुबह से लेकर शाम तक आप साहब हमने 28 एंगेजमेंट तो पहले से प्लान करके रखी थी, और जो है उन्होंने हमने आखिरी मिनट में कहा कि साहब अगर ये 2 एंगेजमेंट अगर हम लोग और कर लें तो उससे जो है हमें बड़ा फायदा हो जाएगा, और वो इतनी शॉर्ट नोटिस पर तैयार हो गए तो हमारे लिए भी आश्चर्यजनक था कि आप सोचिए जो है देश का प्रधानमंत्री अगर दिन के दौरान 30 एंगेजमेंट के लिए तैयार हो। और आप ध्यान रखिए कि एमईए के जो एंगेजमेंट होते हैं वो कोई नॉर्मल कोई चुनावी भाषण या सभाएं या फिर राजनीतिक बहस नहीं है, वह हार्डकोर डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, वार्ताएं हैं, जहां पर कि एक एक शब्द, आपकी बॉडी पोस्चर, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, और मोदी उसके लिए तैयार होते हैं। तो आज भी आप देख लीजिए, कोई भी जी। दिन अगर वो विदेश के दौरे पर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 28-30 उनके एंगेजमेंट में होते हैं। तो आप ये अपने आप में, और डोमेस्टिक फ्रंट पे तो आप छोड़ ही दीजिए। सुबह जो है वो 6 बजे से उनका कामकाज जो शुरू होता है, रात के 12:30 बजे तक चलता रहता है। आपने पार्लियामेंट की बात की, यही हाल जो जी। है 7 लोक कल्याण मार्ग का है, यही हाल जो है उनके साउथ ब्लॉक वाले ऑफिस का। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति जो कि बिना 1 दिन की छुट्टी लिए हुए, अदरवाइज़ इस देश में प्रधानमंत्री तो अपनी छुट्टियों पर जाने के लिए मशहूर रहे हैं। आप याद करिए जी। जी। राजीव गांधी जब लक्षद्वीप के तो कभी लक्षद्वीप वो की तस्वीरें याद है। आराम, या फिर जो अंडमान में जब छुट्टियां मनाने जाते थे या फिर रणथंभौर जाते थे, उसकी चर्चा होती थी। यह प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, जो जिनके 8 साल आज पूरे हो गए बतौर प्रधानमंत्री, इन्होंने तो आज तक कोई छुट्टी ही नहीं ली, न तो मुख्यमंत्री के तौर पर ली और न ही प्रधानमंत्री के तौर पर ली। मेरा यह एक तरह से कह सकते हैं कि मुझे एक यूनिक एडवांटेज रहा है कि जब उन्होंने पहली बार गवर्नेंस में कदम रखा था, जो कि अक्टूबर 2001 में जब उन्होंने ओथ लिया था तारीख को, तो मैं उस दिन का साक्षी था, और वहां से लेके गवर्नेंस का जो ये पूरा सिलसिला है, जिसमें कि 20 साल से ज्यादा उनके टोटल गवर्नेंस में हो चुके हैं और बतौर प्रधानमंत्री आज 8 साल हो गए हैं, मैंने इन सबको क्लोजली ऑब्जर्व किया है। क्योंकि उस दौर में मुख्यमंत्री थे, मैं अहमदाबाद में था, जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने उसके उस समय से मैं दिल्ली में हूँ। तो इस व्यक्ति ने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, मेहनत करने की जबरदस्त कैपेसिटी। आप एक-एक एंगेजमेंट्स में जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ आते हैं, जिस तरह के सजेशंस देते हैं, आप ध्यान रखिए कि जब बड़े-बड़े जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्यूरोक्रेट जब उनके सामने प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं या एक्सपर्ट जब जाते हैं, हर चीज के बारे में वो जो है पढ़ के बैठे होते हैं, और जी। फिर उसमें जो है सो वैल्यू एडिशन करते हैं। और आप देखिए एक आदमी कितनी सारी चीजों का ध्यान रखता है, पर्सनल रिलेशन, आप जो है गवर्नेंस को मॉनिटर करना, एग्जीक्यूट करना, दूसरा अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़े कैंपेन, स्टेट्समैन के तौर पर जो है पूरी दुनिया में भारत का वैश्विक राजनीति में डंका बजाने की कोशिश। और जो मैंने कहा कि आप डोमेस्टिक फ्रंट पर आप देख लीजिए, आप कौन सा सेक्टर ऐसा होगा जिसमें कि आप कहेंगे कि भाई मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में उस पर काम नहीं किया। आज आप देखिए ना,
भाई आप दक्षिण भारत के दौरे पर जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन की बात हो रही है कि भाई जी। आप नए नए रेलवे स्टेशन जो इस देश में बन रहे हैं, आप कन्याकुमारी का नया रेलवे स्टेशन डिजाइन हुआ, आप बनारस का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आप जो है गांधीनगर का देख लीजिए। कभी किसी ने सोचा था कि इस देश में ये भी हो सकता है? कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया में आप महामारियों का जो इतिहास है, भारत में तो एक एक महामारी की जो है 20-20 साल बाद उसके टीके जो है इवॉल्व हुए, और यहाँ पर जो है 1.5 साल के अंदर पूरा देश जो है टीकाकरण करके बैठा हुआ है। और याद करिए कि पिछले साल जब ये शुरू हुआ था, क्या माहौल था देश में, कितनी नकारात्मकता थी कि भाई वैक्सीन बेकार है, अरे ये तो नहीं दे पाएंगे और किसी का नहीं हो पाएगा, लोग मर जाएंगे। हमारा इतिहास रहा है कि हर बार कोई ग्लोबल लेवल पर जो महामारी आई है, जो पैंडेमिक आया है, तो भारत का उसमें कंट्रीब्यूशन आप, और हम्म। जाहिर है इसमें कोई गौरव नहीं ले सकता, यह बड़े ही शोक का विषय है कि भारत से महामारी में आप देखिए 20 से लेके 50% लोग जो ग्लोबल कैजुअलिटी होती थी उसका अकेले भारत का कंट्रीब्यूशन हुआ था। ये आप 1900 से लेके 1920 के बीच जो महामारियां आई, ये बकायदा रिकॉर्ड पर है। लेकिन आप देखिए भारत जो है आज की तारीख में जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन को भी कहना पड़ता है कि भारत जो है उसने इस पैंडेमिक को, कोविड को किस तरीके से हैंडल किया है। न सिर्फ प्रिवेंशन बल्कि जो है ट्रीटमेंट से लेकर वैक्सीनेशन, और सिर्फ अपने लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पॉलिसी है उसमें हमने वैक्सीन मैत्री के तौर पर न सिर्फ अपना ख्याल रखते हुए बल्कि पूरी दुनिया का ख्याल रखा। यह मुझे जी। लगता है कि यह ऐसी कमेंडेबल अचीवमेंट्स हैं जिस पर कि न सिर्फ देश में लोगों का ध्यान क्या है, लोग इसकी चर्चा करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसकी नोटिस ले रही है। जी, और एक और है कि वॉक द टॉक जैसा कहते हैं ना, कि आप अपने आचरण से, और ये भगवत गीता में भी लिखा है कि यद यद आचारति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन। तो यानी कि जिस तरह से एक लीडर जो है अपना आचार विचार और कर्म करता है, उसी को समाज उसको फॉलो करता है, क्योंकि उसको एक मापदंड, एक मानदंड मानकर और उसको एक एग्जाम्पल मानकर उसको वो फॉलो करता है, एक यार्ड स्टिक मानकर उसको फॉलो करता है। मुझे याद है 2015 में, क्योंकि मेरा परिचय पीएम से है नहीं उतना, पर मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा है काम करते हुए। 2015 में मैं यूएनजीए 70 को कवर करने गया था, तो पीएम तब वहाँ न्यूयॉर्क में थे, और न्यूयॉर्क से फिर वो सैन होजे गए और फिर वापस आए। तो उनका प्रकरण जो था इतना हेक्टिक था कि हम तो वहाँ पहुंचे, और हमारा ग्रुप ये था कि 16 घंटे हम काम कर रहे थे। पर उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि 16 घंटे काम करते हुए मुझे खबर मिलती थी कि पीएम का लास्ट वर्ड जो है तब गया है कि जब हमने काम रोक के बोला कि भाई अब सो जाते हैं, उसके बाद उनका लास्ट ईमेल गया है। और अगले दिन सुबह उठकर जब हम पहुंचे तब पता लगा कि पीएम ने अपना पहला मीटिंग जो है वो खत्म कर चुके हैं और सेकंड मीटिंग के लिए जा चुके हैं, कि उस उन्होंने रीशेड्यूल कर लिया था। तो इस एनर्जी, इस लेवल के साथ वो काम भी कर रहे थे, और प्रत्यक्ष मैंने उनको देखा जब वो बाहर आए, उस वक्त वो मेक इन इंडिया को पुश कर रहे थे, निवेश को कह रहे थे कि भारत पर भरोसा कीजिए, और एक एक रिलक्टेंस था। और भारत का वहां पर जो औचित्य है, जो जो स्तर है, वो उतना ऊंचा नहीं था कद, जो परसेप्शन में जो कद था। तो वो खुद ही आपस में अपने आप से बात करते हुए मैंने उनको सुना प्रत्यक्ष कि अभी बहुत काम बाकी है, और फिर वो सोच रहे थे। अब मैं उसको देखता हूँ 2014-2015 में, और अब मैं क्वाड में देखता हूँ। एक टाइम था जहां पीएम मोदी छुपे हुए थे, और फिर किसी को उनको कहना पड़ता था कि आप थोड़ा इधर आइए, हमारे साथ आइए, अब लगिए। और अब ये है कि सारे देशों को आगे लीड करते हुए चल रहे हैं। आईपीएफ जैसी एक भूमिका यहाँ पर, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को लीड करने की बात हो रही है। और इंडो पैसिफिक का नैरेटिव, भले ही अमेरिका वहां बैठा हो, इस नैरेटिव को सेट करने का दारोमदार, उसको रिवाइव करने का दारोमदार कहीं ना कहीं भारत के पास है। तो अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें, जैसा आपने कहा कि भारत का पोजीशन देखें, ये ग्राफ भी ऐसा है लगभग जैसे कि शैडो कर रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के ग्राफ को, कि उनका परसेप्शन विश्व में कैसे बदला है, उनका स्तर कैसे विश्व में ऊपर उठा है। पर क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो मैं दो तीन चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो हमने अभी कर लिया। अब पीएम एक और बात उन्होंने कही है कि दूरदर्शिता की बात की है कि भाई आज ये आजादी का 75वां वर्ष है, हमारा अमृत महोत्सव है, पर ये अमृत काल अगले 25 साल के लिए हमको तैयारी करनी है। और उन्होंने एक रोड मैप तय किया है। इस रोड मैप में हम कितना आगे बढ़े हैं और कितना हमको करने की आवश्यकता है, आइए अब उस पर बात करते हैं कि आगे जाकर पीएम के चैलेंजेस क्या होंगे। सब लोग कह रहे हैं कि वी वांट यू बैक इन 24। आपने सुना होगा इंडियन डायस्पोरा जहां जहां गए, अभी जर्मनी गए, फिर उसके पहले इधर गए कोपेनहेगन डेनमार्क गए, और फिर फ्रांस गए, अब टोक्यो गए, सब जगह कह रहे हैं कि मोदी इन 24। पीएम ने अभी खुद खुद नहीं कहा है,
उन्होंने बस एक बात कही कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे कहा था, पत्रकार नहीं, वरिष्ठ पॉलिटिशियन ने, राजनीतिज्ञ ने मुझे कहा, और वो विपक्ष से हैं, कि 2 बार तो पीएम बन गए, अब छोड़ दो, हो गया। और फिर मैंने उनको हंसकर कहा कि मोदी अभी रुकने वाला नहीं है, मैं सारे सारे जो हमारे काम हैं वो स्कीम्स को 100% इम्प्लीमेंट करने तक रहूंगा। तो कहीं ना कहीं इशारा था कि भाई 24 में तो हम हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। देखिए जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है और आपने 2024 की बात की, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन में भी कोई ये बात कह रहा है कि 2024 में बीजेपी की सरकार जाने वाली है। मुझे नहीं लगता कि कोई 2024 की अपोजिशन तैयारी भी कर रहा है। लोग 2029 की बातें कर रहे हैं कि चलो 2024 में तो कुछ सोचने जैसा ही नहीं है, 2029 की तैयारी करके देखो। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, आप ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी जिस विचार परिवार से आते हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी पार्टी का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसमें भारत को विश्व गुरु की पोजीशन पर देखना जो है सपना था। भारत जो है अपने इतिहास में विश्व गुरु रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत जो है पूरी दुनिया के कल्याण के लिए काम करता रहा है। और हमने जो है किस तरह की जो मोरल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप लेके रखी हुई है अपने पास में। आप ध्यान रखिए कि भारत से जो बुद्धिज्म निकला वह पूरी जी। दुनिया में आज हमें पश्चिम की तरफ नहीं दिखाई देता, लेकिन एक समय अगर आप इतिहास में निगाह रखेंगे तो जो पूर्व की तरफ आज आपको चारों तरफ हमारा बुद्धिज्म दिखाई देता है, तो पश्चिम की तरफ भी हमारी आंखों के सामने जो है अफगानिस्तान के बामियान से जो है उतने बड़े-बड़े बुद्धिस्ट स्टैच्यू जो है वो ये किए गए। आज आपको कभी आप जाइए लक्षद्वीप में लक्षद्वीप जो है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर आज की तारीख में 99% मुस्लिम आबादी है। लेकिन अगर आप वहाँ की म्यूज़ियम में जाएँगे तो वहाँ पर आपको बुद्ध की प्रतिमाएँ मिलेंगी। तो आप उसके आगे भी अगर आप देखें तो बुद्धिज्म का प्रसार जो है पूरी दुनिया में था। बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो पहला ग्लोबल रिलीजन था। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम उसके बाद जो है इतना फैले हैं और उसकी सफलता ये है कि भारत में बुद्धिज्म भले खुद कमज़ोर हो गया हो, लेकिन वो दर्शन कितना मज़बूत था कि वो आज भी चीन से लेकर, जापान से लेकर, कोरिया से लेकर आप जी। वियतनाम तक चले जाइए, हर जगह जो है वो उस दर्शन की बात होती है और उसकी वजह से कल्चरल एसोसिएशन जो है हमारा इन सभी कंट्रीज़ के साथ बहुत मजबूत है। तो मोदी ने जो है अपनी कूटनीति भी है, उसमें यह जो सांस्कृतिक पक्ष है उसको बहुत अहमियत दी। आप ध्यान रखिए कि अभी नेपाल के दौरे पर गए थे। उन्होंने किस तरीके से नेपाल को अपने साथ जोड़ा, खास अपने जो भगवान गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है, वहाँ से लेकर जो जिस तरह के वहाँ कार्यक्रम हुए, किस तरह के वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और दूसरा जब हम बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप की, तो एक जी। ग्लोबल लीडरशिप जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्थिक नहीं हो सकती। यह जो है बौद्धिक, यह जो दार्शनिक तौर पर होगी, यह जो है दुनिया में आप ये भरोसा बिठाकर छोड़ेंगे कि हाँ जी, अगर भारत अगर लीडरशिप ले रहा है तो वह मोरालिटी के साथ ले रहा है। क्योंकि भारत के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है कि हमने कभी भी पैसे की बहुत इज़्ज़त नहीं की है। हम जो है उसके साथ हमारे इरादे कितने नेक हैं, हमारे मीन्स कितने बेहतर हैं, उसकी हम बात करते हैं और आज की तारीख में दुनिया इसकी नोटिस ले रही है। अब देखिए कोविड के पीरियड में, जब दुनिया के बड़े-बड़े देश यहाँ तक कि अमेरिका सिर्फ़ अपने को बचाने में लगा हुआ था, उस समय भारत ने उपकरणों से लेकर और दवाओं से लेकर और टीके तक पूरी दुनिया को भेजे और पूरी दुनिया ने इसकी नोटिस ली। तो मुझे लगता है कि यह जो भाव है नरेंद्र मोदी के मन में कि हमें जो ग्लोबल लीडरशिप हासिल करनी है, भारत का कद जो है पूरी दुनिया में ऊँचा उठाना है और जब ऊँचा उठाना है तो तब उठाना है, जब आप खुद जो है देश को मजबूत करेंगे और जब देश को मजबूत करना है, तो फिर लोगों को एम्पावर करना होगा और एम्पावरमेंट किस तौर पर हुई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो। किसी ने जी। 2014 के पहले ये सोचा नहीं था कि इस देश में ये परिस्थिति होगी। आप याद करिए जब नरेंद्र मोदी डीबीटी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जब उन्होंने बैंक अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आंदोलन छेड़ा था, तो इस देश में विपक्षी पार्टियां तो ये तक कह रही थी कि भाई उनके खाते किस लिए खुलवा रहे हो, उनके पास पैसे तो है नहीं और सरकार देखो जबरदस्ती जो है नौटंकी कर रही है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि देश के हर आदमी के पास, हर परिवार के पास आज बैंक अकाउंट है और जो है सिस्टम से जो करप्शन था जिसको कि आप ध्यान रखिए राजीव गांधी के शब्द उन्होंने कहा था खुद प्रधानमंत्री रहते हुए कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ तो जो है 85 रुपए तो रास्ते में भ्रष्टाचार के लिए जाते हैं, 15 रुपए या फिर उसी को अगर 100 पैसे से कर दें तो फिर कहें कि 15 पैसे। तो आज की तारीख में जो है कम से कम कोई ये नहीं कर सकता कि डीबीटी के लागू होने के बाद से अगर किसी के अकाउंट में 100 रुपए जा रहे हैं तो वहां से गायब होने की कोई गुंजाइश जी। नहीं। तो आलसीनाशाही जो है, रेटिफिज्म है, जो करप्शन है, उसको जिस तरीके से इस सिस्टम ने
दूसरी परफॉर्मेंस की राजनीति कि भाई अगर आज हमने कोई परियोजना जो है लॉन्च की है, तो वह जो है उसके एग्जीक्यूट होने में वो अनंत काल नहीं लग सकता। टाइम हम्म, फिक्स होगा ताकि इतने समय में इम्प्लीमेंट हो। तो आप देखिए आम आदमी की चिंता है, अर्थव्यवस्था की चिंता है और अर्थव्यवस्था के लिए अनप्लीजेंट फैसले करने की ताकत यह जो है हम्म, नरेंद्र मोदी पॉपुलिस्ट सरकार नहीं चलाते हैं, वह एक रैशनलिस्ट सरकार चलाते हैं। आप ध्यान रखिए पेट्रोल प्राइसेस उन्होंने उसको जो है डिकंट्रोल कर दिया कि भाई आप जबरदस्ती अर्थव्यवस्था को धक्का नहीं पहुंचा सकते और लोगों को ये रियलाइज हुआ और सबको जो है भरोसा है लोगों का। आप ध्यान रखिए कि जब उन्होंने एलपीजी सब्सिडी उन लोगों से छोड़ने की बात कही थी जो अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की उस अपील के बाद से शायद ही किसी ऐसे परिवार ने या व्यक्ति ने जो है वो सब्सिडी ली जो कि छोड़ सकता था। और मुझे लगता है कि उससे गरीब आदमी का जो भला हुआ। तो आप जो जी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जो काम हुआ है, डिफेंस के लेवल पर जो काम हुआ है, वो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी नोटिस जो है इस देश का आम आदमी ले रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो सैन्य शक्ति है वो मजबूत हुई है। आप याद करिए 1962 जी, 1962 में हमारी हालत ये थी कि हमारी फौज जो है हम्म, पीटी सूट में नेफा में लड़ाई लड़ रही थी। उनके पास जो है ठंड के कपड़े नहीं थे, हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं था। और हमें अपने इतिहास में स्वतंत्रवाद के इतिहास में सबसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। लेकिन जी, आप देखिए उसी चीन के सामने चाहे लद्दाख हो चाहे डोकलाम हो हम पूरी ताकत से खड़े हैं। हमारी सेना का मनोबल जो है ऑल टाइम हाई है क्योंकि उनके पास रसद है, उनके पास हथियार है, उनको बैक करने के लिए एक सॉलिड पॉलिटिकल विल है। आज पाकिस्तान के सामने देख लीजिए, पाकिस्तान की औकात नहीं है वो चुप-चुप कर सकता। हमने जब भी उसने कोई बदमाशी करने की कोशिश की, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कोई कल्पना कर सकता था कि जिस पाकिस्तान के न्यूक्लियर कंट्री होने के नाम पर भारत की पॉलिसी जो उनकी उसकी गिदड़-भगती से डर जाओ। उस पाकिस्तान के सामने आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का हौसला कर पाएँगे? लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो किया और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका क्रेडिट जाना चाहिए और उसके बाद से जी, पाकिस्तान ने चाल-ढाल बदल ली। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से देश आपका मजबूत हुआ है। और जब देश मजबूत होगा, एक मजबूत लीडरशिप होगी और वो मजबूत लीडरशिप जब डिलीवर करेगी, तो देश के लोगों का एम्पावरमेंट होगा और वो एम्पावरमेंट है जो कि भारत को वैश्विक तौर पर ताकत दे रहा है। और इसीलिए जो ग्लोबल डायस्पोरा है जो भारत का, वह जहां भी मोदी जाते हैं, उनके साथ जमकर खड़ा होता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ग्लोबली जो है भारत की रेपुटेशन, भारत की रेस्पेक्ट किस तरीके से बढ़ी है। रिफ्लेक्शन है कि जब मोदी जाते हैं विदेश में तो न सिर्फ जो है फॉरेन पावर्स या उनके प्रतिनिधि बल्कि उसमें बड़ी तादाद में उमड़ कर खड़ा हो जाता है जो कि पहले जी, कभी जी। मेरा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि समय कम है, बात बात तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अंतिम प्रश्न इस बात पे है कि प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर आप उनकी किसी भी स्कीम में देखें तो बिना भेदभाव के हर किसी को उसका बेनिफिट मिला है। कम से कम 25 से 27% जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनकी किसी भी स्कीम के, सब जो हैं नॉन हिंदूज हैं, यानी कि मैं उन्हें माइनॉरिटी नहीं कहूंगा, लेकिन नॉन हिंदू वर्ग के हैं, जो कि अपने आप को माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन में डालना चाहते हैं, पर हैं वो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, या फिर बाकी जो है 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन, वेरियस रिलीजियस डिनोमिनेशंस। लेकिन यहाँ पर अगर सबका साथ और सबका विश्वास की बात है, तो जिसको कि उनके आलोचक एक हिंदुत्व लीडर की बात करते हैं, हिंदू आइकन की बात करते हैं, तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सही मायने में हिंदू हित की बात की है, ब्रजेश जी? क्योंकि ज्ञानवापी का मुद्दा देख लीजिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा देखिए, वो सरकार ने फैसला नहीं लिया, कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। अभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में हिंदू अस्थाई अपने शिवलिंग की पूजा करने में लगे हुए हैं। कुतुब मीनार का इशू देख लीजिए, कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कि आज भी, मार्तंड टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए, उसको उसका पुनर्निर्माण शुरू नहीं हुआ, जबकि अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां भी लागू होना चाहिए 2019 के बाद। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसकी बीजेपी ने कभी समर्थन नहीं किया, और ये एक्चुअली एक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और सेंट्रल पार्लियामेंट लॉ है, 1500 से ज्यादा कानून हटाती है, लेकिन ये कानून नहीं हटा। आज भी हिंदू के मंदिर ही स्टेट के अधीन है और किसी धर्म विशेष के नहीं है। तो ये एचआरएनसी जो है तमिलनाडु में और बाकी स्टेट्स में, इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं पर इनको ब्रांड भले ही आलोचक करते हैं कि वो हिंदुत्व लीडर हैं और हिंदू आइकन है, हिंदू लीडर हैं, तो हिंदू का हित सही मायने में प्रधानमंत्री ने किया है कि नहीं किया? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात ये है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमेशा जो बात कहते हैं, चाहे जब वो गुजरात के
मुख्यमंत्री थे तो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री किसी एक जाति संप्रदाय का नहीं हो सकता और मुझे लगता है कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी रही है और वो होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप वोट बैंक की राजनीति से जो है सो जकड़े तो नहीं है? यह चीज नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। आप ध्यान रखिए कि इसी वजह से वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने के साथ जो कड़वी चीज है वो कह देते हैं और करते भी हैं। जैसे कि क्या आपने कल्पना की थी कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो राम जन्मभूमि का मसला सुलझा होता और आज वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा होता? क्या आपने कभी कल्पना की थी? इस देश में शायद ही किसी ने सोचा था कि आर्टिकल 370 जिसको जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो कि संविधान निर्माता थे, उन्होंने खुद कहा था कि ये टेम्पररी प्रोविजन है और वह जो है 370 जो है वो नरेंद्र मोदी के संकल्प से 2019 में जाकर खत्म होता। किसी ने सोचा नहीं था। तो आप एक तरफ आप कहें कि भाई इमेज है हार्डकोर हिंदुत्व वाली, दूसरी तरफ आपने कहा कि भाई इस तरीके से कई सारे ऐसे कायदे कानून हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ और उसपे जो है बहुत एग्रेसिवली ये नहीं आते हैं। लेकिन आप सच्चाई देखिए ना क्या भाई, आप जो है तो नियम कायदे कानून के दायरे में रहकर भी आप लोगों को उनका हक दिला सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और बिना किसी इलीगल मीन्स के बकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए रास्ता अख्तियार करके, तो रूल ऑफ लॉ जो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसको वैल्यू करते हैं और मुझे लगता है किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूरी है कि वो रूल ऑफ लॉ में खुद भरोसा करे। अगर वो नहीं भरोसा करेगा शायद उसको खुद पालन उसका नहीं कर सकता। वो नरेंद्र मोदी ने ये किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि बैकलॉग इतना अधिक है कि एक-एक चीज और फिर प्रायोरिटी का सवाल है कि पहले आप ये करें या ये करें। लेकिन मुझे लगता है फाइन बैलेंस जो है वो उन्होंने दिखाया और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि प्रधानमंत्री जी। एक तरफ जाते हैं पूरी दुनिया में। तो आपकी क्वाड की मीटिंग थी, वहां पर आपने देखा नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक नेता के तौर पर। लेकिन जब वही अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं, वाराणसी जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, तो उनको काशी विश्वनाथ मंदिर में बाकायदा जो है माथे पर त्रिपुंड या फिर जो है चंदन मलकर और भगवान विश्वनाथ की पूजा करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। बिकॉज अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो ये भी सच है कि उसके साथ सनातनी हिंदू भी है और सनातनी हिंदू के नाते जो उनकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी अपनी श्रद्धा है, जो भाव है, वह उसको डिलिंक नहीं करते क्योंकि उसको वोट बैंक से जोड़ के नहीं देखते। इस देश में आप देखिएगा ज्यादातर हिंदू नेताओं की प्रॉब्लम ये है क्योंकि नॉन बीजेपी पार्टीज कि वह है तो हिंदू लेकिन वो माइनॉरिटी को खुश करने के लिए या नॉन हिंदू अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए या उसको कंसोलिडेट करने के लिए वह जो है टोपी पहनने में उनको एक मिनट की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर रख दीजिए कि माथे पे त्रिपुंड लगा लीजिए तो परेशान हो जाएंगे, उनको लगेगा कि भाई इससे दोबारा वोट कहीं निकल जाए। तो नरेंद्र मोदी पहले इसकी चिंता नहीं करते, वो बड़े क्लियर है कि भाई मैं जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे लोगों ने चुना है, लोगों के इस भरोसे पे मुझे उतरना है, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि मैं अपने संस्कार से विरत हूं। और मुझे लगता है कि इस चीज को देश और दुनिया पसंद करती है और यही वजह है कि आप ध्यान रखिए कि अरब वर्ल्ड के साथ हमारी जो संबंध है, आपने कहा नरेंद्र मोदी के बारे में, जो तमाम यहाँ सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें रही या जो प्रधानमंत्री रहे उनके टाइम में अरब वर्ल्ड से हमारे जो रिलेशन नहीं थे उससे सैकड़ों गुना मजबूत रिलेशन आज की तारीख में। किसी ने कल्पना की थी भारत में अरब वर्ल्ड की तरफ से इतना अधिक निवेश होगा? किसी ने कल्पना की थी कि अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर जो आकार ले रहा होगा जिसके लिए नरेंद्र मोदी का अपना प्रयास जिम्मेदार है? किसी ने सोचा होगा कि सऊदी अरब के साथ आपके रिश्ते इतने बेहतर होंगे और वहां पर कट्टरपंथियों के सामने जो है कार्रवाई होगी? क्या आपने कभी सोचा था कि भारत देश अपने रिश्ते एक साथ इजराइल से भी रखेगा और अरब कंट्रीज से भी रखेगा और अपनी शर्तों के हिसाब से? आप ध्यान रखिए कि मोदी की जो विदेश नीति है उसका सबसे बड़ा अगर आधार है तो ये है कि हमारी जो अपनी रक्षा नीति है उसको सप्लीमेंट करने का काम करेगा हमारा जो फॉरेन पॉलिसी हमारी विदेश नीति है। ये नहीं कि हम अपनी विदेश नीति के चक्कर में अपनी रक्षा नीति को कर लेंगे। और यही चीज आप यूक्रेन क्राइसिस में भी देख रहे हैं। आप यूरोपियन ब्लॉक जो है या अमेरिका जो है चिल्लाता रह गया कि भाई आप रूस के खिलाफ एक्ट करिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई रूस से हमारी डिपेंडेंसी है, हमें हथियार मिलते हैं, हम उनसे सस्ता पेट्रोलियम खरीदते हैं, हम क्यों जो है करने जाए?
तो जाहिर है भारत अपनी शर्तों के साथ जो है दुनिया से डील कर रही है, देशों से डील कर रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो ये हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और अब आप सच पूछिए तो दुनिया उनकी इस चीज को रेस्पेक्ट कर रही है। अब ध्यान रखिए, आप जी यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, यहाँ तक कि अमेरिका को देख लीजिए, उनको कहना पड़ रहा है कि हाँ भाई, भारत की अपनी जो जरूरत है उसके हिसाब से वो अपनी विदेश नीति तय कर रहे हैं और उन्हें नहीं लगता है कि अब उसमें कुछ गलत है। जी जी, विषय तो बहुत है। विदेश नीति, सामरिक तौर पर हम अपने आप को कैसे सबल कर सकते हैं, इस पर अगली बार विश्लेषण करेंगे 8 साल मोदी के। लेकिन अगले सेशन में हम इसको इस वार्ता को आगे लेकर जाएंगे। पर फिलहाल इस वार्ता को, इस विश्लेषण के इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। ब्रजेश जी, हमेशा की तरह ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आनंद जी, आपने जिस तरीके से इस पूरी बात को रखा। और जाते-जाते एक चीज़ मैं दोहरा दूँ कि आज का दिन मेरे लिए वैसे भी बहुत ख़ास है, क्योंकि आज से 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार ओथ ले रही थी शाम में, उस दिन मुझे लगता है किसी भी पत्रकार के जीवन में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जबकि कोई उसके पास जेन्युइन स्कूप होता है। और मुझे उस दिन यह सौभाग्य हासिल हुआ था कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में किसको क्या मिलने जा रहा है, वो सारी जानकारी मेरे पास थी। तो ज़ाहिर है मेरे जीवन का वो अविस्मरणीय दिन है 26 मई 2014। जी थोड़ा-सा किस्सा बता देता हूँ। सदानंद गौड़ा को जो है रेल मंत्री बनाया जा रहा है। मैंने ये खबर उस समय चलाई थी। हमारी जो सहयोगी रिपोर्टर थी वो गई सदानंद गौड़ा का इंटरव्यू करने। सदानंद गौड़ा ने कहा, "ये तो मुझे खुद पता नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें जो है जो कहोगी वो मैं कर दूँगा।" तो मुझे लगता है कि वो दिन जो है मेरे लिए बतौर रिपोर्टर या बतौर पत्रकार तो सदा के लिए अविस्मरणीय है। साथ में चूँकि तुमने नरेंद्र मोदी की बात की, नरेंद्र मोदी के करियर को और खासतौर पे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव करियर को ट्रैक करने का जिन गिने-चुने पत्रकारों को मौका मिला है बहुत नज़दीक से, उनमें से एक मैं रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आज जब नरेंद्र मोदी की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, सब कुछ खैर, धन्यवाद आपका जी। वार्ता करने तो के लिए। देखिए, हमारे हमारे दर्शकों को ये भी बताना होगा कि मोदी दी अनटोल्ड स्टोरी, जो अवार्ड विनिंग डॉक्यू सीरीज हमने की थी, उसकी पृष्ठ, उसका स्क्रिप्टिंग, उसका दिमाग और उस पर किया गया रिसर्च, शोध जो है और जानकारी जो है, वो सब क्रेडिट टू ब्रजेश कुमार सिंह है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस विश्लेषण का एक और अध्याय अवश्य होगा, शीघ्र होगा, और तब हम कुछ और बातें करेंगे। और ये जो ज्ञान का पुंज है और नॉलेज का जो रेपोजिटरी है, उसके अंदर से थोड़ा सा और कुछ मोती चुनकर आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नमस्ते। नमस्कार।